हिजड़ा एक कल्चर है। हिजड़ा शब्द जो है लोगों को गाली लगता होगा या डेरोगेटरी लगता होगा, पर इसका मतलब होता है जो बंदा या जो इंसान भगवान की खोज में निकला या उस जर्नी को, उस सफर को हिजड़ा है। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा, हम ट्रांसजेंडर शेल्टर गए और वहाँ पे हमने उनके साथ गेम्स खेले, कुछ एक्टिविटीज़ की जिससे हम उनके साथ एक बॉन्ड बना सकें। हाँ। और इस वीडियो में आप देखेंगे, सुनेंगे उन्हीं की लाइफ के बारे में। हाँ, तो वो कैसे अपनी फैमिली से दूर आए हैं और उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो अपनी फैमिली से दूर आए, उनके फैमिली वाले उनको कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब उन्होंने खुद बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सोसाइटी उन्हें किस तरह एक्सप्लॉइट करती है, उनके राइट्स को वायलेट करती है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, और कुछ डार्क साइड भी बताए हैं सोसाइटी के। और फिर बताया है कि गरिमा गृह में किस तरह से उन लोगों का वो ध्यान रखा जाता है, किस तरह उन्हें कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि वो लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। हाँ, और कितने तो उसमें से ऐसे होते हैं जो घर से भाग जाते हैं और किनके घर वाले तो उनको खुद भगा देते हैं, तो उन्होंने वो सब बताया है। उसमें 18 से 60 साल तक के लोग रहते हैं, उससे कम के जो होते हैं या फिर उससे ज़्यादा के जो होते हैं, उनका क्या होता है, वो कैसे अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखते हैं, वो भी उन्होंने बताया। और बाकी आप उन्हीं से सुनिए। हाँ, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री, कोई स्किल, कुछ भी नहीं था। यहाँ रहते रहते आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न हाउ टू यूज कंप्यूटर, आई लर्न हाउ टू सेंड मेल्स, एंड आई लर्न हाउ टू रिपोर्ट, लाइक हाउ टू राइट रिपोर्ट्स एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स। सो उसके बाद खुद पे काम करा, 6-7 महीने खुद को संभालने में लगे, थोड़ा स्ट्रेस डिप्रेशन से निकलने में लगे। बाकी के 4-5 महीनों में मैंने खुद को तराशा और ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेटर के लिए इंटरव्यू दिया। यहाँ पे ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं कोर्सेज से बच्चों के लिए या बच्चों को कोर्सेज के लिए। तो उसके लिए मैंने पहले वो करा, फिर 3 महीना में ब्रिज कोर्स कोऑर्डिनेटर रही। फिर लास्ट में 3rd मंथ में एक क्राइसिस हुआ जिसमें मैं बहुत पिटी थी पुलिस वालों से। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था जब उन्होंने गरिमा गृह में घुस के पुलिस वालों ने ट्रांसमैन को रात के रात एबडक्ट कर लिया था और मैं उसके लिए लड़ने गई थी पुलिस स्टेशन। आई वॉज जस्ट आस्किंग देम फॉर अ रिटन लेटर कि उन्होंने उसे भेजा है, बिकॉज अथॉरिटी भी हमारे पास थी एंड अगर उसे कुछ भी होता, बिकॉज उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा होमोफोबिक थी, 2 साल से उसको होम लॉक रखा था। पुलिस वालों के खिलाफ 2 स्टेट की पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी, यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस। फिर उसके बाद पिटिशन हम लोग हार गए क्योंकि एट लास्ट उसके फैमिली ने उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करा और उसे बोला कि मतलब उन्हें बोल कि वो रिपोर्ट वापस ले ले या तो अपने स्टेटमेंट चेंज कर दे। तो उसने वही करा, उसने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। उसने बोला कि वो अपनी मर्जी से गया था, तो हम केस हार गए। बाकी कोई नहीं, काम तो करते रहना है। फिर उसके बाद शायद मेरी पिटाई देख के या शायद मैं इतना झेल सकते ही देख के मुझे मेरे ऑफिस वालों ने प्रमोट कर दिया। तो अब मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ अगस्त से एंड सारा कुछ मैनेज मैं ही करती हूँ यहाँ पे। आप जब यहाँ आए थे तो आप किससे साथ थे? मैं नहीं, मुझे मतलब मैं एज की बात अभी तो कितने की ये बता रही अभी मैं मेरा अप्रैल में बर्थडे में 23 की हो जाऊंगी। मेरा भी अप्रैल में बर्थडे है। ओह वाह, अप्रैल वाले बहुत खास होते हैं। बात आपने ये बताया तो मैं तब 21 की थी। तो अभी आप लोग अपने आप को सपोर्ट कैसे करते हो? सारा खर्चा हमारे ट्रस्टी सर वही करते और मतलब थोड़ा मुश्किल है उनके लिए भी, बट हम कोशिश करते हैं, वो जैसा भी कर पाते हैं उनके साथ खुश रहते हैं। और वो फेस्टिवल्स में भी वो यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी फैमिली को मिस ना करें। बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें वो हमारे साथ बराबर कोशिश कर, क्योंकि बच्चे ऐसे ही हैं जिनको कहते हैं ना कि हर लड़ाई अलग होती है या, पर मैं आपको उस लड़ाई के बारे में बता रही हूँ जो घर वालों से, आप लोगों की भी घर वालों से थोड़ी बहुत लड़ाई नोक-झोंक होती रहती होगी, पर जो हमारी लड़ाई है ना वो थोड़ी अलग सी लड़ाई है, क्योंकि घर वालों से लड़ना आसान है, जीतना भी आसान है, बट वही है लास्ट हम वहाँ से अलग हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपना घर, हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में ढूंढते हैं, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो हमें गरिमा गृह में मिलती है। मुझे यहाँ से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, मेरे बहुत सारे दोस्त बने थे जो आज दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिले, कुछ रेजिडेंट्स ऐसे मिले जिनके जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो होता है कि बहुत मिस करती हूँ उन्हें मैं, और अभी भी जो अभी रह रहे हैं वो भी जाएंगे तो मैं उन्हें बहुत मिस करूँगी।
तो मैं कोशिश करती हूँ अभी, मतलब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स ही हैं रेजिडेंट्स में 2-3 जिनको मैं कहती रहती हूँ ना जॉब ही ना मिले भगवान, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे? हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें प्लेसमेंट करा पाए दूसरी MNCs या कॉर्पोरेट में। ये मतलब डिपेंड करता है उनकी क्वालिफिकेशन पे कि वो कौन सी कितने क्वालिफाइड हैं। अब जैसे मनप्रीत है, मनप्रीत ने BSc इन होटल मैनेजमेंट कर रखा है एंड वो अभी टेक्नोबेस के साथ काम कर रहा है विच इज़ MNC कंपनी एंड ही इज़ एग्जीक्यूटिव देयर। तो अभी इसकी आंखें सोची हुई लगे तो अभी ठीक हो गई है। दैट्स नाइट शिफ्ट कर रहा था स्टार्टिंग में, US शिफ्ट। तो बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि मनप्रीत ने तो खुद ही फैच करी थी, इसने खुद ही ढूंढा था। कहते हैं ना हीरे को चमकने के लिए दूसरी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही चमकता है। तो बाकी लोगों पे हम थोड़ी मेहनत करते हैं। कोर्सेज आप खुद प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी, कोर्सेज हम दूसरे NGOs के साथ टाई अप करके कोलैबोरेट करके करते हैं। जैसे कि अभी हमारा रिसेंट में ही ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक कोर्स था। पर्सनली उस कोर्स से मैं बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि उसी कोर्स ने मुझे इंग्लिश और कंप्यूटर सिखाया। तो वही कोर्स लिया था मैंने, जो मैंने लालच देती रहती थी कि तुम लोग भी कर लो, तुम लोग भी कर लो, बट वो इस बार उतना ढंग से हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द कुछ मतलब ऐसी सिचुएशंस हो गई क्राइसिस के बाद से कि कुछ बच्चे चले गए, कुछ रहना नहीं चाह रहे थे, डर गए थे कुछ, तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स और फिर से उस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बट हो गया जैसे जैसे। What about proper schooling? प्रॉपर स्कूलिंग का देखिए एक ही चीज़ है, हम इन्हें हमारे पास स्कॉलरशिप के भी प्रोग्राम्स हैं। तो जिनकी 10th नहीं होती हम उनकी 10th करवा देते हैं, जिनकी 10th होती है बट 12th नहीं होती हम उनकी 12th करवा देते हैं, जिनकी 10th 12th दोनों होती है और उनकी बैचलर्स या मास्टर्स नहीं होती तो हम उनका वो करवा देते हैं। जैसे कि उर्वशी अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रही है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड शी वांटेड टू लाइक बी अ सिविल सर्विस प्रोवाइडर, तो ये उसी की तैयारी कर रही है। ऑल्सो ये कर ले। तो बच्चे कितने एज के होते हैं जब आते हैं? गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम 18 से 60 साल तक के लोगों को रख सकते हैं। पता नहीं 18 से कम के जो होते हैं उन्हें हम कहाँ भेजें या जो 60 साल के बाद वाले होते हैं उन्हें हम कहाँ भेजें। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, मतलब ये भी थोड़ा होना चाहिए कि मतलब क्योंकि आप जानते हो ना एडोलसेंस में ही हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर करते हैं और उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ वेदर आई एम अट्रैक्टेड टू बॉयज़, वेदर आई एम अट्रैक्टेड टू गर्ल्स, हम किसके ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो सारी कन्फ्यूजन प्यूबर्टी में होती है। उस टाइम पे अगर कुछ लोग उसे टॉलरेट कर पाते, कुछ लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते, डिस्फोरिया इतना ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा हुआ है कुछ मैनर्स भी भाग के आ जाते हैं, बट हमें उन्हें बहुत ही भारी दिल से भेजना पड़ता है क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि हाँ ऐसे भी होता है विद इन द कम्युनिटी। अब चाहे वो ट्रांस वुमेन हो, चाहे वो ट्रांस मैन हो, घर से ही रेप होना, फ्रेंड्स में रेप होना, ये सारी चीज़ें, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज़, मतलब होम लॉक, ये सब कुछ बेसिक सी चीज़ें हमारे लिए। पहले तो मैंने ऐसे सुना था हमारी कम्युनिटी में कि जिसका रेप नहीं हुआ वो ट्रांस वुमन नहीं है, या जिसका मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ वो ट्रांस वुमन नहीं, क्योंकि ऐसी कोई ट्रांस वुमन नहीं है जिसका घर से ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हुआ। यार थोड़ा टफ है, बट यहाँ जब हम लोग सारे साथ रहते हैं तो हम सारी नेगेटिव चीज़ें भूल जाते हैं। हम नेगेटिव चीज़ें याद रखते हैं तो सिर्फ सामने वाले के बारे में कि हाँ भाई इसने आज ढंग से ये नहीं करा, इसने आज लेट करा या इसने आज चीट करा, बस। तो डेली आपकी डे में क्या क्या एक्टिविटीज में अगर बताऊं तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा बिग बॉस जैसा है। जो लोग बिग बॉस लवर्स हैं थोड़ा मजा आएगा क्योंकि हम भी फील लेते हैं बिग बॉस देखने का। तो सुबह यहाँ पे 10 बजे उठना, 10 बजे नहीं ज़्यादा बोल रही है, 7 बजे उठना होता है। 7 बजे जुम्बा होता है। जुम्बा करने के बाद थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद ये लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद ये लोग नीचे आते हैं। नीचे ही बैठना होता है इन्हें, इधर इस एरिया में ट्रेनिंग हॉल में। जिनकी क्लासेस होती हैं वो बाहर चले जाते हैं, जिनकी नहीं होती वो यहीं बैठ के लाइब्रेरी से कुछ पढ़ते हैं या कंप्यूटर में कुछ पढ़ते हैं। फिर 2 बजे इनकी पार्लर वाली क्लास होती है, ठीक है, ब्यूटी थेरेपिस्ट की। और उसके बाद हाँ जी सब लड़के नहीं करते, हाँ बस देव करता है, हाँ देव करता है। और फिर उसके बाद है कंप्यूटर की ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि अभी खत्म हो गई ऑलमोस्ट, तो उसका सर्टिफिकेशन होगा अभी, जिसमें सारे ही हैं। फिर इसके बाद हाँ जी कंप्यूटर तो ऑलमोस्ट सबको आता है यहाँ पे। और
कुछ ना सही एटलीस्ट गाने बजाना और वीडियो चलाना तो जरूर आता होगा। वो तो नहीं। हाँ, तो वो चीज़ है। यहाँ पे रूल है कि सारे साथ में बैठ के खाते, कोई ऊपर नहीं खाता, अलग नहीं खाता, यहीं बैठ के खाना पड़ेगा। इससे सो दैट हम ये भी चेक कर सके कि कौन खाना वेस्ट कर रहा है, कौन नहीं खा रहा है। ये अच्छी बात है। मन ना हो, अगर तबीयत खराब है तो हम ऊपर भेज देते हैं। बाकी क्योंकि इससे पता है क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो घरों में साथ बैठ के नहीं खाते, नहीं। और आजकल मुझे नहीं लगता कि घरों में साथ बैठ के आदमी खाते नहीं खाते, बट यहाँ पे खाते। रात में पता नहीं था, रात में इसलिए हमने स्पेसिफिकली यहाँ कैमरे लगवाए कि लोग रात में भी यहीं बैठ के खाएं। तो आप रात में चले जाते मैं तो चली जाती हूँ, सर भी चले जाते हैं। एक मल्टीपल टास्क वर्कर वो यहाँ पे रहते हैं। खाना यही बनाते हैं आप लोग? हाँ, एक्चुअली हमारी कुक जो थी ना वो भाग गई क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी। क्या कर सकते हैं, इतने दिन वो टॉलरेट नहीं कर पाई। वो खुद रेंट पे रहती हैं, बच्चों की फीस तो हमें भी बुरा लगा। तो अब हमने खुद ही इन लोगों में ड्यूटीज बांट दी हैं। ब्रेकफास्ट कोई बनाएगा, लंच कोई बनाएगा, डिनर कोई बनाएगा। इनका स्किल भी आ जाएगा। हाँ जी, ताकि लोग बाहर जाएं तो एटलीस्ट मैगी ना खाएं। एप्पल खाएंगे। सारे फंड्स गवर्नमेंट देती है, सॉरी, फंड सारे गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट हाँ जी। प्रोवाइड करती है। मतलब नहीं, कुछ हम फंड रेज भी करते हैं, कुछ डोनर्स होते हैं उनसे भी हेल्प मांगते हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो इनके लिए हम सर्दियों के कपड़े मांगते हैं, कंबल मांगते हैं, तो वो थोड़ी हेल्प मांगते हैं। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे भाग कर आते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं इन्हें बेसिक कपड़े प्रोवाइड करा सके, या हम लोगों से उनकी ओल्ड बुक्स भी लेते हैं, जो कि अच्छी खासी बुक्स हो, जो हम यहाँ पे रखते हैं, पढ़ते हैं उन्हें। सीडीज भी लेते थे, पहले फिल्म देखते थे क्योंकि यहाँ से, बट अब हमने बंद कर दिया क्योंकि अब स्मार्ट टीवी लग गया ना, तो ये लोग सब देखते हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट है लाइक गरिमा गृह का, और एक लाइक जो हम लोग ऐसे रोड पे विटनेस करते हैं, तो मतलब वो लोग फिर कहाँ रहते हैं? मैं बताती हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ कि ट्रांसजेंडर एक बहुत ही अम्ब्रेला है। इसके बहुत सारे टर्म्स आते हैं, क्रॉस ड्रेसर्स, ड्रैग क्वींस, बहुत सारे मतलब ट्रांस वुमेन्स, हिजड़ा, स्किनर्स, जोगती, जोगप्पा, अरावनी, या सारे इसी में आते हैं। अरावनीज एंड तो ये सारे मतलब रीजन वाइज इनके नाम थोड़े अलग हो जाते हैं, बट होते एक ही हैं। तो हिजड़ा एक कल्चर है। हिजड़ा शब्द जो है लोगों को गाली लगता होगा, डेरोगेटरी लगता होगा, पर इसका मतलब होता है जो बंदा या जो इंसान भगवान की खोज में निकला, या उस जर्नी को, उस सफर को हिजड़ा है। ठीक है, तो हिजड़ा शब्द वो है। और हिजड़ा एक कल्चर है, बहुत ही पुराना कल्चर है भारत का, जिसमें टोली बधाई सबसे बेसिक चीज़ है, यानी मक्ति कहते हैं, जिसमें रेड लाइट बैगिंग या लोगों की बधाइयों, लोगों की खुशियों में जाके नाचना गाना और नेक लेना, तो ये है। तो ये बहुत ही पुराना काम है, और उसमें परंपरा है गुरु चेला परंपरा। तो स्पेसिफिक एरियाज बटे हुए हैं, वो कुछ कुछ ट्रांस वुमेन्स के हैं, वो नायक होती हैं, नायक कहते हैं, और उनके चेले होते हैं जो वहाँ पे करते हैं काम। और हाँ, मतलब एक तरह से वो वहाँ रूल करते हैं विद इन द कम्युनिटी। और जो मैं जिन ट्रांस वुमेन्स की बात कर रही हूँ यहाँ, जो ट्रांस वुमेन्स रहती हैं, वो इंडिपेंडेंट तितलियों की तरह होती हैं, जो अपने आप को लड़की मानती हैं और लड़की जैसे ही रहना चाहिए। जो लोग हिजड़ा कल्चर में होते हैं वो अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और वो खुद को लड़की नहीं मानते, वो खुद को हिजड़ा ही बोलते हैं, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर नहीं। और भी अगर सवाल है तो प्लीज पूछो, क्योंकि मैं ये अपना रोल अदा कर रही हूँ आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने का, और मेरे को जितना मौका मिलता है मैं करती हूँ। या ग्राउंड लेवल पे आप उन्हीं लोगों से जाके बात करो ना, जो वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, जो इंसान भीख मांग के महीने के 60,000 कमा रहा है, वो किसी शेल्टर में क्यों रहे, या वो किसी शेल्टर में रह के 20-30 हज़ार की नौकरी क्यों करें? तो ये चीज़ है। एंड एक और चीज़ है, जब ज़रूरत थी या जब नीड होती है या जब मजबूरी होती है, तब गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, ना रिकग्नाइजेशन, ना जॉब्स, ना हेल्थ केयर, कुछ भी नहीं। तो जो उन्हें उस टाइम पे सही लगा था उन्होंने वो चुना, जैसे कि रेड लाइट बैगिंग, सेक्स वर्क, ये सब गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं दिया, है ना। एक टाइम ऐसा था जब मैंने भी सेक्स वर्क करा था, जब मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, जब ये गरिमा गृह नहीं था, जब ये एनजीओ में उतना काम भी नहीं था।
हमारे पास कोई जॉब्स नहीं थी, घर से निकाल दिया जाता है। मैंने तो चलो मतलब ट्रांस वुमेन्स का तो चलो एक है सिक्योर सिस्टम है, एक अलग हिजड़ा कल्चर कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो, मैं किसी के नाम पे चेला होकर भीख मांग सकती हूँ या उनके एरिया में सेक्स वर्क कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे सर्वाइव कर सकती हूँ। बट फॉर द ट्रांस वुमेन्स इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं होता। या तो ये घरों में मार दिए जाते हैं, या ये सुसाइड कर लेते हैं, या फिर ये उन्हीं के हिसाब से ज़िंदगी जीते नहीं है, एटलीस्ट जिंदगी चल रही है। तो लाइक सोसाइटी में वैसे तो एक्सेप्टेंस नहीं है, बट जब सेक्स वर्क की बात आती है तब सारी एक्सेप्टेंस आ जाती है। वो रात को सारी एक्सेप्टेंस होती है, वो दिन में सारी एक्सेप्टेंस चेंज हो जाती है। अच्छा। रात को जिस इंसान को मतलब जिस इंसान को हम सुंदर लगते हैं, हम मतलब अप्सराएं लगती हैं, और सुबह सुबह फिर हम उन्हें थोड़ा सा मतलब हम उनकी हमारी मतलब अपीयरेंस ही उनकी मर्दानगी को सवाल करने लगती है, ऐसा लगता है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अजीब लगती है। बट ये मैंने देखा है, दुनिया का रूल ही है, ये दुनिया का दस्तूर है। कुछ भी अलग चीज़ दुनिया हजम नहीं या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, विच इज़ डिफरेंट। तो बट मैं मानती हूँ डिफरेंट होना खुद में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर भीड़ से अलग है, कोई बात नहीं। फिर वही बात, अब धीरे धीरे सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। मैं अगर कुछ सक्सेस स्टोरीज बताऊं तो जहाँ पे मैं रहती हूँ उस बिल्डिंग में मेरे सामने ही एक रेड लाइट लगी करती है, मेरे नीचे जो फ्लोर है वहाँ पे सेक्स वर्क करती हैं कुछ, मेरे नीचे एक और है, वहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली रहती है, ठीक है। ये एक ऐसी मिक्स्ड बिल्डिंग है। तो जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो जो लैंडलॉर्ड था उसको यही लगा कि मैं भी यही करती हूँ, तो उसने भी ट्राई करा मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने को, क्योंकि वो बाकी को तो करता है। बट मैं उसको बोल दिया मैंने कि मैं एक एनजीओ में जॉब करती हूँ इंडिपेंडेंटली, और मैं मेरे पास सैलरी आ रही करेंगी, तो मैं आपको कहीं ना कहीं से पैसे कर दूंगी, बाकी सैलरी तो आ नहीं रही, तो मैं कहीं ना कहीं से शूट करके या मैं शॉर्ट फिल्म्स करती हूँ, मैं ये सब करके अपने पैसे जुगाड़ करके मैंने रेंट दे देती हूँ। और फिर उसके बाद जो वहाँ के लोग थे, गली के लोग या वो नेबर्स, वो मुझे कहते कि यार आप इतने अच्छे लगते हो, सुबह सुबह फाइल लेके जाते हो, पर्स टांग के जाते हो, आप इन्हें भी कोई काम वाम लगवा दो ना। मैंने कहा अंकल काम तो मैं लगवा दूँ, बट वही है ना, इन्हें पहले किसी ने पूछा ही नहीं, पहले किसी ने ना पढ़ाई दी ना कुछ दिया, इनके हाथ में जो था ये नहीं करते। मेरे पास तो अच्छा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एटलीस्ट पढ़ाया था, वो तो बहुत करा, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी तो मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मजबूरी यही है कि वो भी रेंट पे रहते हैं, तो लैंडलॉर्ड को मुझसे प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकती, वो मेरे साथ नहीं रह सकते, तो चलता है। 18 साल से कम के बच्चे होते हैं जिनको रियलाइज हो जाता है, अगर पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करें तो क्या करते हैं? अब या तो बैटल बिगिंस, वो छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप जानते हो लॉ में 18 साल से अगर कोई कम है तो वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो अकॉर्डिंग टू लॉज, तो कुछ नहीं होता उसको। हम भी बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करते हैं कभी कभी, बट हम कोशिश करते हैं उनको कि उस टाइम तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप किसी से भी लड़ सकते हैं। कोई हथियार ना हो, कुछ भी ना हो, पर एजुकेशन हो, नॉलेज हो, तो आप हर किसी से लड़ सकते हो। तो वही कहते हैं हम लोग कि भाई पढ़ाई कर दो, जैसे कि उर्वशी है, उर्वशी भी जब उर्वशी और मैं सेम स्कूल से, हम दोनों मतलब एक्चुअली सेम स्कूल से हैं, और मैं एक्चुअली काफ़ी डिप्रेस थी अपनी 10th क्लास में बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं मतलब एज अ बॉय थी, बट मैं अपने आप को एज अ गर्ल मानती थी बचपन से ही, कभी भी मैंने एज अ बॉय अपने आप को माना ही नहीं। और ये हम दोनों एक ही स्कूल में थे, बेला दीदी और मैं प्राइवेट स्कूल में थे, और ये हमारी डांस टीचर थी उस टाइम, और इसमें डांस सिखाती थी। मैं इनके पीछे पड़ती थी कि मेरे को डांस सिखाओ, ये नहीं सिखाती थी, ये सोचती थी कि मैं मतलब इनके मेरे जैसी हो जाएंगी ये, ऐसा सोचती थी। बट जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ ये इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है, यहाँ पे नृत्य ट्रस्ट से जुड़ी है, गरिमा के वैसे जुड़ी है, तब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कि हाँ अब मेरा भी टाइम आ गया, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। मेरे लिए ये था कि मेरे पहले 10th और 12th कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज 10th और 12th के बेसिस पे ही कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं। तो मैंने जैसे तैसे मतलब 10th में बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे, में डिप्रेस थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने आर्ट्स ली, मैं चाहती थी साइंस लूँ, पर आर्ट्स ली, मेरे बहुत कम मार्क्स थे इस टाइम। फिर मैंने जैसे तैसे 12th कंप्लीट की, और मुझे फिर मेरी प्रिंसिपल मैम है उनसे पता चला वीरा मैम के बारे में कि ऐसे ऐसे मतलब ये चेंज हो गई हैं, और उन्होंने मुझे नंबर दिया। मैं उस टाइम जब फर्स्ट टाइम इनसे बात की तो मैं काफ़ी रो रही थी बहुत ज़्यादा, अपनी सारी मतलब फीलिंग शेयर कर रही थी कि ऐसे ऐसे
आप तो मुझे भूल गई हो बिल्कुल, और ऐसे ऐसे सब चीज़ बोला मैंने। तो इन्होंने कहा कि एटलीस्ट अपना 12th कंप्लीट कर लो, एग्ज़ाम क्लियर कर लो, देन आप यहाँ पे आ जाना। जैसे जैसे मैंने कर ली अपनी मतलब 12th कंप्लीट की, उसके बाद फिर घर पे भी बताई। घर पे भी सब लोग एक तरह से शौक थे बहुत ज़्यादा। पापा 12th तक नहीं पता था आपके घर पे? एक्चुअली मैंने 10th में ही बताया था अपने पापा को, बट पापा एक्चुअली मतलब मैन का होता है ना ईगो कि हाउ मैन बिहेव लाइक अ वुमेन, पितृसत्ता। या सो यहाँ पे ये आइडियोलॉजी आ जाती है। तो उनकी आइडियोलॉजीज और मेरी आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती थी। तो प्लीज आप लोग भी बैठ जाओ But यार। in, डाल दीजिए अरे यार। ऐसे ना, ऐसे पूरा एकदम शक्ल दिख रही है, अच्छा लग रहा है। हमें दिख नहीं रही। मैं बैठ कर बहुत छोटी हूँ। जब मुझे आज भी याद है बचपन में जब मैं डांस करती थी, मैं कोई स्टेप करती थी, इसे मिनट नहीं लगता था ये कॉपी कर देती थी। तो ऐसा नहीं कि मैं इसके डांस से चलती थी, बट मैं इस चीज़ से चलती थी क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस टाइम पे छुपाने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कोई मुझे नॉकआउट ना कर दे। यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, तुम थोड़े अलग हो, तुम इतना मटकते क्यों चलते हो, तुम्हारे हाथ इतने फेमिनाइन क्यों है, ये सब वगैरह। तो मैं इस चीज़ से डरती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि कोई मुझे नॉकआउट ना कर पाए। बट ये जब मेरे साथ होती थी ना, इससे तो कंट्रोल ही नहीं होता था। मैं अपने आप को नहीं छुपा सकती थी उस ये time, नहीं छुपा बिल्कुल भी ये नहीं। I जब ये can't स्टार्टिंग से hide ही myself. निकल ओपन है, बट धीरे धीरे जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा यार इसके साथ रहूंगी तो मैं भी थोड़ा खुलने लगूंगी। नहीं 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 नहीं, ढीला गलत। फिर मैंने इससे थोड़ा मैं इससे थोड़ा डांटती थी इसको कि दूर हो जा, मेरे साथ मत रहा कर। बट कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब इनसाइड मी मैं जानती थी कि शी इज ऑल्सो ट्रांस वुमन, और ये भी जानती थी। जब इसने अपने आप में थोड़ा नॉलेज गेन करा, इसे पता चला, अपने आप को आइडेंटिफाई करा, जब इसे मेरे बारे में पता चला, इसने हमारी जो वाइस प्रिंसिपल मैम थी, सूजी मैम थी, जिन्होंने हम दोनों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पढ़ाया है, और वो स्कूल की दुनिया ही अलग थी। मैं कहती हूँ ऐसा स्कूल भगवान हर किसी को दे, ऐसे टीचर्स हर किसी को दे। क्योंकि उसके बाद में एक ऐसे स्कूल में गई थी जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्लास स्कूल था, क्वार्टरली फीस जाना, एंड स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, ये सब मेरे लिए बहुत कुछ नया, क्योंकि बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे मतलब उस स्कूल में मैं बिलोंग ही नहीं करती। मतलब जो चीज बड़े बड़े स्कूलों में नहीं मिल पाती वो हमें स्कूलों में मिलती, उस स्कूल मतलब में कम फीस में, मतलब अच्छी तरह उस नॉलेज गेन। स्कूल में हम लोग बिल्कुल एक अलग वर्ल्ड में रहते थे, जहाँ पे अच्छे रहना कोई बड़ी बात, बट ऐसे इतने अच्छे स्कूल में कोई किसी से हमसे बात भी नहीं करता था। तो मैंने स्कूल छोड़ दिया था, ड्रॉप आउट की मैंने 9th तक की पढ़ाई करी थी स्कूल में। उसके बाद बाकी मैंने यहाँ आके कंप्लीट से उर्वशी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उस टाइम पे निकलने की कोशिश करते हैं, बट हम कोशिश करते हैं बता के कि अभी थोड़ा पढ़ाई कर लो, क्योंकि अभी जैसे उर्वशी ने पढ़ाई कर रही है और अभी एक जॉब भी कर रही है, तो ये अपनी फैमिली का एटलीस्ट सपोर्ट करके उनका थोड़ा माइंड कन्वर्ट कर सकती है, माइंड उनको थोड़ा वो चेंज कर सकती है कि हाँ देखो मैं अभी भी आपको खिला सकती हूँ। पेरेंट्स का बेसिकली होता है, पेरेंट्स की गलती नहीं, हमारे पेरेंट्स की उनको फोर्स करती है, उनको लगता है कि उनके बच्चे को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनको ये होता है कि मतलब बेसिकली इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग यही होती है कि हाँ भाई बच्चे को अच्छा खासा पढ़ा लिखा दो, आगे चल के हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। तो ये मैं थोड़ा एक दूसरा एस्पेक्ट बता रही हूँ, वो एक बच्चे क्यों होते हैं उनके लिए कि हाँ वो आके ताकि वो भविष्य में उनको वो ना सपोर्ट कर सके। तो उनका कहीं ना कहीं ये भी डर होता है कि भाई इनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है काम का, या तो ये सेक्स वर्क करेगी, या तो ये रेड बेगिंग करेगी, या ये भीख मांगेगी, कोई वो नहीं होगा, सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, ये वो वगैरह। तो इसलिए वो डरते हैं। बट जब उन्हें हम वो सपोर्ट जो उन्हें लग, जैसे मैं हूँ, मेरी फैमिली ने भी स्टार्टिंग में जैसे आज वो रोते हैं कि तू हमारे साथ ही ये ले जा रही हूँ, मैं ये ले जा रही हूँ, उठा के पैक कर लेती है। और जब भी आती है तो कहती है कुछ ये बनाना, खाने के लिए ये बनाना। मेरी बहनों का मुझे बहुत सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं हम ट्रांसपेरेंट होती है अपने घरों में अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को, अपनी मम्मियों को देख के बड़ी होती है। तो हम वही मतलब हमें वो एस्पायर करता है कि हाँ एक परफेक्ट लड़की ऐसे होती है, एक आदर्श लड़की ऐसी होती है। तो हम थोड़ा वही फॉलो करते हैं। अब जैसे तो कोशिश करते हैं ये सारी चीजें। अच्छा, आप 18 से कम की एज में अगर फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है और आप भी नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम में वहाँ जाए क्या करते हैं? उस टाइम पे एक स्ट्रैटेजी है, मतलब एक मैकेनिज्म कह सकते हो आप इसे, कि जो घर वाले कह रहे हैं ना वो हाँ ठीक है, हाँ आप कह रहे हो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक
रही है तो नहीं मतलब घर छोड़ने के लिए क्यों करेंगे, जब आप उन्हीं के हिसाब से चलोगे ना, जियोगे, तो वो नहीं कहेंगे फिर कुछ। हाँ उस टाइम तक, थोड़े टाइम तक आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई चॉइस भी नहीं है, बाहर भी बहुत सारे वल्चर्स हैं। मैं नहीं कह सकती कि आप बाहर निकल जाओ, क्योंकि बाहर भी सेफ नहीं है, और एक बच्चा सबसे ज़्यादा सेफ अपने पेरेंट्स के पास ही होता है। मुश्किल तो आप लोगों के लिए भी बहुत होता होगा अपना घर छोड़ना। घर छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि लोग घरों में, मतलब वो हम टाइम याद करते हैं, वो दोपहर की नींद, वो ट्यूशन, वो रात को खाना, वो साथ में बैठ के टीवी देखना, मूवीज देखना, संडे टू संडे, पापा से चिट चैट, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं हम लोग। और घर छोड़ना हम मतलब हमारे हाथ में नहीं होता ये, क्योंकि हमें उस टाइम पे ये होता है कि कुछ भी हो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँ, और जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो या आप किसी और से प्यार करते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है खुद से सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो मैं भी पहले कंफ्यूज थी कि नहीं यार, घर वालों के हिसाब से जी लेती हूँ, बट फिर मैंने कहा कि अगर मैं घर वालों के हिसाब से जीऊँगी तो उसमें खुश कौन होगा, घर वाले, चलो कुछ टाइम तक। फिर जब मैं खुश नहीं होंगी क्योंकि मैं उनके हिसाब से जी रही हूँ, फिर मुझे दुखी देख के ऑटोमेटिकली वो भी दुखी हो जाएंगे। एट दी एंड कोई भी खुश नहीं है। बट अगर मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ तो खुश कौन है, मैं हूँ। कुछ टाइम के लिए घर वाले खुश हैं, बट अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो बाद में जाके वो भी खुश हो जाते हैं, तो उसमें शायद दोनों खुश हो सकते हैं। तो मैंने तब ये रास्ता